12 बज गए हैं मानसी। हेलो। 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 12 बज गए हैं, हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। माँ मुथुरासनी देवी का वंदन करते हुए मैं सरिता अपनी सहयोगी मानसी के संग माहुरी ग्लोबल संवाद में अपने आमंत्रित अतिथियों, प्रबुद्ध दर्शकों एवं समस्त माहुरी समाज के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं ब्रह्मांड के उन शुभ नक्षत्रों का जिन्होंने हमें वैसे तो हस्तियों से मिलने का मौका दिया है, जो एक पुरुष है तो दूसरी महिला, एक साहित्यिक सेवा से जुड़े हैं तो दूसरी राजनीतिक सेवा से, एक समाज में ज्ञान फैला रहे हैं तो दूसरी प्रजातांत्रिक रूप से हमें जागरूक कर रहे हैं। तो बहुत ही सुखद आज का ये दिन, जहां हमें अपने समाज के वैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। तो हमारे पहले अतिथि हैं सदानंद प्रसाद गुप्त जी। हमारे साहित्यिक अतिथि हैं, इसलिए मैं उनका परिचय काव्यात्मक रूप से देना चाहती हूँ। गिरिडीह झारखंड है आपकी मातृभूमि, कर्मभूमि बना गोरखपुर, साहित्य की धार बहती रही, आप कभी न हुए अपने लक्ष्य से दूर। 34 वर्षों के अध्यापन, लेखन, संपादन से मिला आपको अनेक सम्मान। आपने संस्कृति इतिहास के शोध में पाया एक विशिष्ट पहचान। आलोचना समालोचना से नव लेखकों का किया मार्गदर्शन। सरकार साहित्य प्रेमियों से मिला आपकी प्रतिष्ठा को वर्धन। पुनः आपको हमारा झारखंडी जोहार, आपसे मिले समाज को समर्थन बहुबार। नमस्कार सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार इस सर। नमस्कार नमस्कार। आप इस दोनों परिचय लोग। के बाद जी जी इस परिचय के बाद हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे और अपने दर्शकों के प्रश्नों को भी लेते रहेंगे और बार बार ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाज जितना पिछड़ा, जितना दलित और जितना कोमल कहलाता है, उतना हमारे समाज में गंदगी नहीं है। प्रतिभाएं बहुत हैं, बहुत आगे है हमारा समाज, बस उन्हें लाकर सामने परिचय करवाने की देर है। तो ऐसे ही परिचय में हम सर से मिल रहे हैं और उनसे प्रश्न शुरू करते हैं। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आपने साहित्य को संजोया है, आपकी साहित्यिक परिभाषा से हमें परिचित करवाइए। नमस्कार। ग्लोबल माहुरी संवाद में मुझे जो आने का अवसर मिला है, उसके लिए सभी अपने माहुरी समाज के सभी बंधुओं का, बहनों का हार्दिक अभिनंदन, और आप सरिता जी का भी और मानसी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आपने जो ये सवाल पूछा है पहला कि साहित्य की क्या भाषा है किसी की दृष्टि में, तो साहित्य की एक परिभाषा कठिन काम है। साहित्य क्या करता है ये हमको देखना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। साहित्य हमारी चेतना का परिष्कार, हमें ज्ञान संपन्न तो बनाता ही है, संवेदना से युक्त भी। मैं एक रचनाकार किसे कहते हैं या क्या होता है या कवि क्या होता है, उसके लिए हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। उनका एक वाक्य मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भावुक जब कल्पना संपन्न और भाषा का अधिकार है, फिर वो साहित्य क्या करता है उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जहां आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वहीं हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इस रस दशा की जो साधना करने वाले साधक होते हैं वो रचनाकार कहलाते हैं। और इस रचना से जो बात निकलती है, जो हमारे मनुष्य की जो मूल संवेदना, मूल प्रकृति है, उसका परिष्कार करती है,
कहना चाहिए कि आगे के शब्दों में चेतना का संस्कार करता है, वो साहित्य कहलाता है। जैसे एक शेर है, रकबा तुम्हारे गांव का हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे गांव का मीलों हुआ, रकबा क्षेत्र को कहते, एरिया को कहते हैं। रकबा तुम्हारे गांव का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच भी। वाह। जो हमारे क्षेत्र है, हमारा क्षेत्रफल, हमारी जमींदारी है, पता चला कि 50 गांव की है, 100 गांव की जमींदारी है, तो उसको कोई फर्क नहीं उससे पड़ता है। हमारा जो दिल का रकबा, हृदय का जो विस्तार है, वो अगर नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो साहित्य क्या करता है, साहित्य हमारे हृदय के रकबे को बढ़ाता है, चौड़ा करता है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सब लोगों ने सुना होगा, बड़े कवि हैं। तो वो कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित का छारी मुठी। यानी जो जो भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में नहीं बदलता है, आत्मिक प्रेम में नहीं बदलता, तो प्रेम निरर्थक है। तो साहित्य यही काम करता है कि हमें साहित्य भौतिक उपलब्धियों की ओर नहीं ले जाता, साहित्य हमारी हमको आत्मिक उपलब्धियों की ओर ले जाता है। अब जैसे हमारे उपनिषदों में कहा गया है ना कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन तत्तेन था मानकस्विद धनम। तो ये जो सारा जगत है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास इस रूप में कहते हैं कि श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और जो साहित्यकार है वो समस्त प्राणी जगत को, केवल जिसमें मनुष्य ही नहीं आता है, भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, कीट पतंग भी आते हैं, सबको भगवान मानकर उनको प्रणाम करता है। तो साहित्य बड़ा काम। तो साहित्य खाली हम जिसको कहें ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह बहुत उचित परिभाषा नहीं है। साहित्य का एक बड़ा व्यापक दायरा है, जिसके लिए भागवत में, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में एक श्लोक आता है, निम सलीलम महीचा ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रान हरे शरीरम भूतम प्रणमेदनम। यानी जितने पंचभूत प्राणी हैं इस जगत में, सबको मैं ईश्वर मानकर प्रणाम करता हूं। तो जो ईश्वरत्व बोध है वो हमारे भीतर यह और किसी चीज से, राजनीति से यह काम नहीं हो सकता, यह काम और किसी दूसरी विधा से नहीं हो सकता है। राजनीति सेवा का एक बड़ा माध्यम है, पर साहित्य उससे बड़ा माध्यम है, जिसके लिए प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य राजनीति आगे चलने वाली मशाल है। साहित्य एक की बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है। अब कहते हैं कि यह जो साहित्य में पूरे एक ऐसा फसाना है जिसमें कहते हैं कि इसमें सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। यानी साहित्य में पूरी दुनिया। तो ये बहुत बड़ी है साहित्य के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, आपने कहा कि साहित्य प्रेम है और प्रेम ही समाज को जोड़ता है, और हमारा ये ग्लोबल जो माहौरी संवाद है वो जोड़ने की ही कड़ी में आगे बढ़ रहा है। आपका ये परिचय मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरा प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगी कि आपने बाल्यकाल के यादगार पलों को जीवंत करते हुए ये बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? मैं तो एक गिरिडीह जिला से सब आप लोग परिचित होंगे। अब पहले तो बिहार में ही था, अब झारखंड हो गया है। तो गिरिडीह जिला में एक थाना है राजधनवार। राजधनवार से गांव है मकडिया। तो बड़ा जो गिरिडीह से सड़क जाती है, उसी रोड से 5 किलोमीटर की दूरी अंदर जाती है। हमारे बहुत से जो माहौरी समाज जब औरंगजेब की डर से मथुरा से पलायन हुआ, तो बिहार के भी बहुत सारे हिस्सों में बसे और झारखंड के पिछड़े इलाकों में, और उन्होंने एक अपनी स्थिति बनाई परिश्रम से।
तो उसी मगडीहा गांव का ही मैं रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश अपने ननिहाल में हुई, जो गिरिडीह के पास एक जगह है, वहां गिरिडीह मेरा ननिहाल है। तो वहां से मैंने मगडीहा से ही मैंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की, नहीं प्रारंभिक, वहीं से मैंने हाई स्कूल की भी शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल के दिनों में हम लोग के एक अध्यापक थे जो उस हाई स्कूल के हेडमास्टर भी थे, श्री बेनी राय। आज उनका नाम मैं लेना जरूर चाहूंगा। बेनी राय सांस्कृतिक और साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक सरस्वती कला केंद्र की स्थापना की थी स्थानीय लोगों के सहयोग से, और उसके माध्यम से वो विभिन्न अवसरों पर नाटकों का अभिनय कराते थे, जिसमें हम लोगों को भी करने का अवसर मिलता था। वहीं से एक साहित्य के प्रति मेरे एक रुझान पैदा हुई, झुकाव पैदा हुआ। तो मैं वहां से 1968 में मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्राप्त की। बिहार में मैट्रिक बोलते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश वगैरह में तो हाई स्कूल बोलते हैं। अब वहां भी शायद हाई स्कूल हो गया होगा। और पहले 11वीं में हाई स्कूल होता था, इसको मैट्रिक पास करने पर मैट्रिक की डिग्री प्राप्त होती, वो सर्टिफिकेट मिलता था। तो 1968 में मैंने वहां से ही मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की, और 1968 में ही मैं गोरखपुर आना मेरे लिए मेरे जीवन में एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित करने वाला प्रसंग है। मैं गोरखपुर नहीं आता तो शायद जिस रूप में मैं आज हूं उस रूप में मैं शायद नहीं बन पाता। गोरखपुर आया, उसका एक प्रसंग भी है कि मैं अचानक गोरखपुर नहीं, मेरे बाबा 5 भाई थे, जिसमें सबसे छोटे बाबा थे वो गोरखपुर गीता वाटिका, जो गीता कल्याण संपादकीय विभाग का बड़ा है, गीता वाटिका, तो वहीं वो रहते थे। प्रेस का कुछ काम करते हुए साधनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई संतान नहीं थी। तो हाई स्कूल के बाद मैं उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के निर्देशन में मैं गोरखपुर चला आया तो था मैं जीविकोपार्जन हेतु। इतिहास के प्रसंगों में ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जीविकोपार्जन करते हुए फिर मेरी अध्ययन यात्रा, यहाँ आया तो केवल हाई स्कूल करके आया था, और ये कल्याण का जो संपादकीय विभाग था वो विद्वानों से भरा हुआ था। एमए से कोई कम थे नहीं, पीएचडी थे या आचार्य थे या डीलिट थे। मुझे बड़ी ग्लानि होती थी कि मैं तो इतना लिखा हूं और यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे अपनी योग्यता का विस्तार करना चाहिए। उसमें मेरे सहयोगी बने, मेरे अभिभावक बने, जो गीता वाटिका के प्रबंधक थे कृष्ण, जो कल्याण के जो प्रथम संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके अंतर्वासी थे। अब उनके अनुयायी थे, उन्हीं की सेवा में वो यहाँ गोरखपुर आ गए। तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, और उन्हीं की मदद से मेरी फिर अध्ययन यात्रा यहीं आरंभ हुई। और गीता प्रेस में कल्याण के संपादकीय विभाग में रहकर मुझे अपना विकास का भरपूर अवसर मिला। यहीं मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, यहीं मेरा व्याकरण का संस्कार हुआ। मेरी भाषा त्रुटिपूर्ण होती थी, उस भाषा का परिष्कार भी मेरा यही। मुझे यहीं बहुत सारे ग्रंथों से परिचित हुआ मैं। पोद्दार जी रोज नियमित प्रवचन करते थे, तो उन प्रवचन को भी हम लोग सुनते थे। उनके प्रवचन रिकॉर्ड किए जाते थे। रिकॉर्ड किए हुए प्रवचन को मैं लिपिबद्ध करता था। लिपिबद्ध करने में भी मेरा बड़ा भाग। इसलिए आप कह सकते हैं कि गीता प्रेस का जो संपादकीय विभाग था कल्याण का, वहां आने पर मेरे अंतः का भी कायाकल्प हुआ और बाह्य का तो हुआ ही। तो यहीं मैंने बीए, यहीं मैंने इंटरमीडिएट किया, यहीं मैंने बीए की डिग्री की, यहीं मैंने एमए भी किया, और फिर यहीं मैंने पीएचडी। मेरे पीएचडी का जो विषय था वो कल्याण संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार।
यानी पोद्दार जी के संपादक व्यक्तित्व पर मैंने पीएचडी की। तो उस समय भी मुझे जानने समझने का अवसर मिला और उस पीएचडी करने के बाद मेरी नियुक्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में। मेरे गुरु थे जो पीएचडी के मेरे गाइड थे, जिनको कहा जाता है आज की शब्दावली में निर्देशक थे, मेरे गुरु भी थे। उनके ही अनुग्रह से मेरी नियुक्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो गई। फिर मैं वहीं से क्रमशः रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ और वहीं से प्रोफेसर पद अवकाश ग्रहण 2013। ये मेरी संक्षिप्त अध्ययन यात्रा है। इसमें यह है कि वहां बहुत सारे जो पोद्दार जी के प्रवचन जो होते थे बड़े ज्ञानवर्धक होते थे। विषय उनका भक्तिपरक भी होता था और ज्ञानपरक भी होता था। उन प्रवचनों से भी मुझे बड़ा लाभ मिला है। वहीं मैंने रामचरितमानस का पूरा अध्ययन किया, समग्र तुलसी साहित्य का, और तुलसी साहित्य के बहुत सारे छंद संदर्भ पोद्दार जी के प्रवचनों के नाते मुझे उस समय जो याद हुए आज भी कंठस्थ है उसी रूप में। भागवत के श्रीमद् भगवत गीता के सारे श्लोक मुझे उस समय जो आज भी है। तो सर ये तो सच है कि साहित्य जन्म के संग ही पैदा होता है, कोई उसको ग्रहण नहीं करता बल्कि भावनाओं में बहता है। लेकिन ये आपका सौभाग्य था कि आपको इतने महान पुरुष आपके जीवन में आए और आपने उन्हें पहचाना, उनसे सीखा और अपने आप को परिष्कृत किया। लेकिन सर एक बात ये भी है कि कभी ना कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लेखक और कवि भी होते हैं जो हमारे बहुत प्रिय हो जाते हैं, हम उनको समझते हैं, जानते हैं। आपके जीवन में ऐसे कोई लेखक कवि? जैसे देखिए कि जो मैं तुलसी साहित्य मुझे सर्वाधिक पसंद है। और आधुनिक रचनाकारों में अगर दो रचनाकारों का नाम लिया जाए तो उनमें एक है जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, जिसमें से चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दो ऐसे नाटक हैं जो बड़े महत्वपूर्ण, मुझे बड़े प्रिय हैं। और निराला की एक बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत सारी कविताएं निराला की बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, पर एक बड़ी लंबी कविता है तुलसीदास नाम से, और दूसरी कविता है उनकी राम की शक्ति पूजा। ये दोनों कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। लेकिन निराला की एक वंदना है जो शायद सब लोग जानते होंगे, जो हम लोगों को हाई स्कूल में हमारे अध्यापक बेनी राय जी ने मुझे सिखाया था। इसलिए जब कोई भी वंदना सरस्वती की होती थी तो वही वंदना हम लोग गाते थे। और जब मैंने विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया तो विद्यार्थियों से मैंने कहा कि वे नहीं इसी वंदना को गाओ, वह है वीणा वादिनी वरदे। और जब आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं संस्थान में कार्यकारी अध्यक्ष हुआ तो कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती वंदना जो पुरानी ट्रेडिशनल वंदना थी वो मैंने बदल दी, और अब वहां जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वीणा वादिनी वरदे का ही गायन होता है आरंभ में। जब सरस्वती के सामने माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन होता है, पुष्पार्चन होता है, उसके बाद सरस्वती वंदना होती है। तो वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे स्वतंत्र चेतना का गीत है। फिर निराला का एक और गीत है प्रसिद्ध जो एक तरह से राष्ट्रगीत का दर्जा पाने लायक है, वह है भारत जय विजय करे। यह मैं आपको बता दूं कि मेरी जो रुचि है वो भारतीय संस्कृति में गहरी रही है, और मैं उन प्रसंगों को खोजकर अपने लेखों में, निबंधों में उसको रूपायित करता रहा। उनमें उसमें मेरी आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य ने बड़ी सहायता की। आचार्य शुक्ल का एक वाक्य है, एक छंद, पूरा परिच्छेद है, वो मुझे बराबर याद आता है। वो मैं अगर की तो मैं यहाँ वह देना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेखक माने जाते हैं, पर हमारे साहित्य का मानवता जरूर पड़ाव है, और विश्व मानवता साहित्य का अंतिम गंतव्य है। पर विश्व मानवता के रास्ते में राष्ट्रबोध एक जरूरी पड़ाव है। बिना राष्ट्रबोध के जो विश्व
राष्ट्रबोध है वो नकली है। उसी राष्ट्रबोध को व्यक्त करता हुआ आचार्य शुक्ल का एक वाक्य है, जो हृदय संसार की जाति के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता का अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्रता है, अन्न धन संचित करने और अधिकार भोगने की स्वतंत्रता से नहीं। यदि भारतवासियों ने अपने स्वरूप को भूलकर समृद्धि प्राप्त की तो क्या उसने उदात्त मनोवृत्तियों को उत्तेजित करने वाली बंधी बंधाई परंपरा से बंध तोड़ दिया और नई उभरी हुई इतिहास शून्य जंगली जातियों के बीच नाम लिखा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है स्वरूप। भारत अपने स्वरूप को भूल गया। ये जितने आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, भारत भूल गया। आचार्य शुक्ल उस स्वरूप की याद दिलाना चाहते। उसकी याद बहुत पहले भारतीय ने भी दिलाई। भारतीय का एक कविचंद सुधा पत्रिका निकालते थे, उसका ध्येय वाक्य था, उसमें एक टुकड़ा आता है, स्वत्व निज भारत कहे, कि भारत अपना स्वत्व करे। वो स्वत्व क्या है, यानी हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास क्या है, कब से शुरू होता है। क्या 1757 से शुरू होता है जब प्लासी युद्ध हुआ? क्या ये 1192 से शुरू होता है जब मोहम्मद घुरी ने आक्रमण किया? या 712 से शुरू होता है जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था इस देश पर? या ईस्वी सन से आरंभ होता है जब अंग्रेजों की काल गणना शुरू होती है, या पश्चिम काल गणना शुरू होती है? या 326 ईस्वी पूर्व से होता है जब सिकंदर ने आक्रमण किया था? या उससे भी बहुत पहले 5000 से भी अधिक वर्ष पहले से आरंभ होता है कलि संवत से? कलि संवत का चल रहा है, जिस कलि संवत में कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की और जिसमें हमारा सारा इतिहास लिखा। तो ये जो परंपरा हमारी इतनी प्राचीन है और इतनी महान परंपरा है, जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हम नौसुखिये नहीं हैं, कि रातों रात अनजान जंगल में आरक्षित छोड़ दिए। हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारा संस्कार उज्जवल है, हमारा उत्तराधिकार विपुल है। तो आचार्य शुक्ल या भारतीय हमको उस अपने उज्जवल संस्कार से, विपुल उत्तराधिकार से परिचित कराना चाहते हैं और सोए हुए भारतीयों को जगाना है। तो वो जगाने का काम हमारे मैथिली संस्कृति ने भी किया, जो भारतीय रचना है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, वो बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी जो मैथिली संस्कृत लिखते हैं वो लिखते हैं। तो बीते हजारों वर्ष आज तक सो रहे हो, कितनी यहाँ घातें हुई, कितना हुआ उत्पात, इसके बारे में ज्ञान है? तो ये जो मैथिली संस्कृत कहते हैं वो भारत और भारतीय चेतना उसको जगाने का प्रयास। तो राष्ट्रबोध साहित्य का एक उपक्रम है जो आचार्य शुक्ल अपने उस वाक्य में कहते हैं, स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता। हमने समृद्धि को प्राप्त थी अंग्रेजों के जमाने में, पर हम स्वतंत्र तो स्वरूप संपन्न नहीं। उसी कारण इस स्वरूप बोध के लुप्त होने का कारण है कि हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो गए। एक आधुनिक युग के बड़े भारी दर्शन शास्त्री हुए कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने कहा है कि जो असली गुलामी होती है, हम गुलाम तब होते हैं जब हम गुलामी को वरदान स्वरूप मान लेते हैं। अभी एक मिनट सर, एक मिनट, मैं रोकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं सुनाई दे रही है लोगों तक। आप इतने अच्छे अच्छे विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और अगर वो लोगों को सुनाई ना दे तो काफी अफसोस रह जाएगा हमें। आप प्लीज एक बार अपना माइक क्वालिटी से चेक करेंगे। माइक तो मेरा ठीक है, म्यूट तो है नहीं, आवाज जा नहीं रही, गड़बड़ है क्या? मेरी रुक रुक के आ रही नहीं, है। आवाज रुक रुक के सर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, बाकी नेटवर्क भी तो सही है, यहाँ नेटवर्क में गड़बड़ तो है नहीं। थोड़ा माइक और सामने कर लें सर, हो सकता है।
मेरा लैपटॉप पर मैं बोल रहा हूँ, लैपटॉप से ही मैं बोल रहा हूँ। कहिए तो मैं मोबाइल से सीधा बात करूं। आवाज जा रही, सब साफ अब जा रही है? आवाज साफ आ साफ रही है आवाज आ रही सर, कभी कभी आवाज सर। दबी दबी से आ रही है। मेरा तो लैपटॉप तो मैंने नजदीक में भी कर लिया अच्छा है। सर, इस बार शुरू क्या किया जाए, आगे अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग देखेंगे। हाँ आप बताएं, कोई और बात हो तो बताइए। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि साहित्य और संस्कार भूलकर जब कोई देश अपने आप को कमजोर बना लेता है, तभी उसकी धार मिट जाती है। तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमें अपने साहित्य और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन सर एक बात बताएं कि आज हमारी जो अंग्रेजी की आंधी में हिंदी की जड़ें उखड़ रही हैं। वैसे में आप क्या मानते हैं कि हमें हिंदी के लिए क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी की जड़ें उखड़ रही हैं, इतना एकदम नहीं है। हिंदी का देखिए बड़ा व्यापक प्रसार हुआ। अभी हम लोग 2018 में मॉरिशस गए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो मॉरिशस में भी हिंदी का बड़ा प्रसार है, त्रिनिडाद में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लैंड में भी है। तो वहाँ विश्व के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 120 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। भारतवर्ष में भी हिंदी का प्रसार देश भर में है। केवल एक तमिलनाडु को अपवाद मान लें तो वहां हिंदी का प्रसार नहीं है। हिंदी पहले विज्ञापन की दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व था, उस वर्चस्व को तोड़ दिया है। कुछ उस वर्चस्व को हिंदी ने तोड़ा है। तो ऐसा नहीं हिंदी का प्रसार नहीं, वहां एक कमी हमारे भीतर है। वो हमारे भीतर क्या है कि जो 190 वर्ष की गुलामी जो रही है हमारे भीतर, उसने हमारे भीतर एक हीनता की ग्रंथि उत्पन्न, इस हीनता की ग्रंथि से हमको उबरना है, अपने आत्मविश्वास को जगाना है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय भाषाओं को बड़ा बल दिया गया है, राजभाषा पर बल दिया जा रहा है। अभी गृह मंत्री ने बहुत सारी बातें कही भाषा के, कि पहले होता था क्या, आज भी हम कि हिंदी बोलने में शर्म का अनुभव होता था। मैं एक अपना छोटा सा अनुभव बता रहा हूं कि मैं उन दिनों एमए का विद्यार्थी था और गोरखपुर से मैं अपने गांव जा रहा था। गांव जाने के लिए मुझे बनारस में ट्रेन उस समय बदलनी पड़ती थी और बनारस से मैं कोडरमा स्टेशन पर उतरता था, वहां से फिर बस पकड़ के जाता था। तो बनारस में पहुंचा तो एक सज्जन मुझे रिक्शे पर मिल गया। उन्होंने कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा एमए कर रहा हूँ। किस विषय से? कहा हिंदी से। कहा और कोई विषय नहीं मिला था हिंदी में? तो उन्होंने कहा हिंदी विषय क्या खराब है? तो यह एक उदाहरण है। उसी में मुगलसराय में एक दिल्ली का परिवार बैठा हुआ था। मुगलसराय में कुछ लोग चढ़े, स्थानीय लोग, जो भोजपुरी में बात कर रहे थे। तो एक लड़की थी जो अंग्रेजी में अपनी माँ से पूछ रही है ये किस प्रकार की भाषा है। उसने कहा लोकल लैंग्वेज, ए फिल्दी लैंग्वेज। यह बात है, यानी कोई भाषा खराब नहीं होती, पर हमारा भीतर जो अंग्रेजियत का जो प्रभाव है उसने हमारे भीतर हीनता का बोध पैदा किया है। जो बात कृष्णचंद्र भट्टाचार्य कह रहे थे, कृष्ण भट्टाचार्य ने यह बात आज नहीं कही है, यह बात कही है 1928 में। वो हुबली कॉलेज जो बंगाल में है, हुबली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। तो उन्होंने कहा कि वास्तविक गुलामी सांस्कृतिक गुलामी होती है, भौतिक गुलामी नहीं होती। वास्तविक गुलामी सांस्कृतिक गुलामी है और सांस्कृतिक गुलामी भाषाई गुलामी से शुरू होती है। तो अंग्रेजी को जो माध्यम बनाया मैकाले ने कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, उसके पहले सारी चीजें अपनी भाषा में होती थी। आप ताज्जुब करेंगे अगर आपने धर्मपाल, बहुत बड़े गांधीवादी विचारक हुए हैं, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के 28 वर्ष शोध करके बहुत सारी बातें लिखी हैं और उन्होंने भारत के महत्व से लोगों को परिचित कराया है। 11 खंडों में उनका पूरा साहित्य आ गया है। तो उन्होंने लिखा है कि 1779 में
भारत का जो शिक्षा का प्रतिशत था वो 79 था। हम लोगों ने क्या पढ़ा बाद में कि हमारा जो जब अंग्रेजी भाषा माध्यम हो गई शिक्षा का, तो शिक्षा का प्रतिशत हो गया 8, 10, फिर 15, फिर 17, फिर 20, फिर जाके 34-35 हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमको अपनी जड़ों से काट दिया गया। जड़ों से जो कटा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो आज आप देखिए कि अंग्रेजी को हमने शिक्षा का माध्यम बनाया। इतने आईआईटी संस्थान खुले हैं देश भर में, कितने आईआईटी से निकले हुए लोगों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? किसी ने भी नहीं। यह सही, यह हमको समझना पड़ेगा कि हमारी मौलिक अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही, चाहे वो मराठी में हो, चाहे वो बंगाली में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी भाषा में हो सकती है। हम अपना जो मौलिक है, अवदान है, अपनी भाषा में ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कि वो हमारी भाषा हमारी संवेदना का हिस्सा है। हम चिंतन की भाषा तो हमारी अंग्रेजी हो सकती है, पर हमारी जो संवेदना की भाषा है, हमारी जो आत्मा की भाषा, वो हमारी अपनी भाषा हो। हम सपने अपनी भाषा में देखते हैं, हम रोते अपनी भाषा में हैं। आजकल के हमारे बच्चों का की सामने एक बड़ी दुविधा है कि घर में तो वो खड़ी बोली बोलते हैं या और अपनी देशी भाषाएं बोलते हैं, स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, और वो पढ़ते हैं अंग्रेजी में, तो ना अंग्रेजी जानते हैं ना अपनी भाषा। मुझे कई बार ऐसा अनुभव हुआ, मैं एक दुकान में दवा खरीद रहा था। आज के बच्चों की मानसिकता उसका देखिए, तो दवा के दुकानदार ने दवा दी तो पूछा कितना हुआ, लड़की ने पूछा तो उसने कहा 39 रुपये। तो वो मुंह देखने लगी, 39 रुपया। तब मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने कहा बेटा 39 रुपीज। वो अंकल, यस आई नो। यानी हम अपनी भाषा के से जड़ों से कटते जा रहे हैं, एक बड़ा कारण है, और उसका मूल कारण है हीनता बोध। अज्ञे ने बहुत ही दर्द के साथ स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही इस बात को लिखा, अनुभव किया था। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, जो उनकी निबंध के 3 संकलन है, सर्जना, संदर्भ, आत्मपर और केंद्र परिधि। उस असंतोष की पहली पीढ़ी उस निबंध का शीर्षक है। उन्होंने उसमें लिखा है कि हमको सभी कुछ मिला पर बेपेंदी का, हमें शिक्षा मिली पर उसकी नींव भाषा नहीं। ये अज्ञे अनुभव करते हैं क्योंकि हम अपनी भाषा में जितनी सहजता के साथ चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, उतनी हमें विदेशी भाषा में नहीं कर सकते। हम रटते हैं बाबा ब्लैक शीप हैवियन वुल, एस सर 3। हम इसका क्या अर्थ है हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए जो हमारी केवल हमको एक काम करना है कि अपनी भाषा पर गर्व करना है। यही तो काम भारतेंदु ने किया था। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। भारतेंदु जब निज भाषा की बात करते हैं तो भारतेंदु बहुत बड़ी बात करते हैं। निज भाषा उन्नति है, वो केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे थे, वह अपनी भाषा की बात कर रहे थे, जिसमें तमिल भी आ सकता है, जिसमें तेलुगु भी भाषा आ सकती है, जिसमें कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, ये और सब भाषाएं देश की, पंजाबी भी है, बंगाली भी है, असमिया है, वो भाषाएं आ सकती है। तो अपनी भाषा पर गर्व करना, और ये जो सवाल आपने उठाया वो इस क्षेत्र में ज्यादा संकटपूर्ण है। एक बंगाली आपस में बात करते हैं तो देखिए बंगला में ही बात करेंगे, तो असमी है आपस में बात करेंगे तो असमिया बात करेंगे, पर हिंदी के लोग कहेंगे कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। यही हीनता बोध है। तो इस हीनता बोध को हम निकालें तो सब ठीक हो सकता है। हम सर, आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय भोपाल में विश्वविद्यालय खुला है, चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसमें उन्होंने तय किया है कि हम एलोपैथी भी हिंदी में पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ एक कुलपति थे डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा भाई हमसे या तो हिंदी में पढ़ो या तो अंग्रेजी में पढ़ो, हम खिचड़ी में नहीं पढ़ाएं। ये जो चीज है हमारे साथ भाषा में, इसको अगर हम अनुभव कर लेंगे, इसमें समाज महत्वपूर्ण है, सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है।
और जी सर, इतिहास आपने सही कहा सर कि नींव अगर कमज़ोर हो तो भवन हमेशा कमज़ोर ही होता है। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए अपनी मातृभाषा, अपने बोलचाल की भाषा को मजबूत करना चाहिए। मानसी के दिमाग में भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, मानसी सर से पूछ सकती हो। बिल्कुल सर, मेरे दिमाग में तो सवालों का तूफान उठ रहा है। पर मैं सबसे पहले हमारे जो दर्शक है उनमें से एक ने आपके लिए एक सवाल रखा है कि साहित्य के अलावा आपकी सर और क्या हॉबीज हैं जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो, कि साहित्य के अलावा जो आप करना चाहते हैं। मेरा, जैसे मैं तो मूलतः साहित्य के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे खेल में फलाना अच्छा लगता है, ये सब तो ये बहुत उस तरह की हॉबी का सवाल है। लेकिन एक चीज है, अपने देश की संस्कृति को जानना, अपने इतिहास से परिचित होना, ये मेरा पैशन है, मेरा आवेग है। मैं इसलिए मैंने धर्मपाल का पूरा साहित्य मंगाया है पूरा पढ़ने के लिए। और बहुत सारे जो राजनीति को प्रभावित करने वाली जो शक्तियां रही हैं, उसने कैसे हमारे देश को पीछे ले जाने का काम किया है बहुत सारी मुद्दों पर। उसको जानना, उसको समझना और अपने देश का वास्तविक हित किस दिशा में है, वो संस्कृति के किस रूप से उसका विकास हो सकता है, इसको जानना ही मेरा मूल उद्देश्य है। तो सांस्कृतिक जो क्षेत्र है हमारे हमारे देश का, अपने देश की संस्कृति और परंपरा से परिचित होना, और पुराने जो रिक्त हैं, देखिए, जब तक हम अपनी परंपरा को नहीं जानेंगे, और परंपरा को जानने के लिए अपने प्राचीन साहित्य को जानना जरूरी है। जैसे हमें श्रीमद् भागवत को जानना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता को जानना पड़ेगा, महाभारत और रामायण को जानना पड़ेगा। ये धार्मिक किताबें नहीं है, ये साहित्य है, ये इतिहास है, ये संस्कृति का भंडार है। जैसे ऋग्वेद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। ऋग्वेद में इतिहास है कि हमारी सभ्यता का विकास कैसे हुआ है। जैसे बहुत लोगों ने कहा ना कि आर्य बाहर से आए थे, तो ऋग्वेद के बहुत सारे ऐसे प्रमाण ऋग्वेद में हैं जिससे पता चलता है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि आर्य भारत से ही बाहर गए। उसका कारण था सरस्वती नदी का सूख जाना। जो सरस्वती आज लुप्त हो गई है, तो सरस्वती नदी का सूख जाना, और सरस्वती नदी सूखती है 1750 ईस्वी पूर्व से भी पहले, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती बिल्कुल वेग के साथ बहती है और अथर्ववेद में सरस्वती लुप्त हो। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो सरस्वती नदी सूखी, उससे नदी के किनारे बसने वाले लोग बाहर। तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो ऋग्वेद साहित्य भी है। जैसे रामविलास शर्मा एक बड़े आलोचक हुए हैं हिंदी के, उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद के बिना भारतीय साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो साहित्य जो है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि जो वैदिक साहित्य है। फिर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं हुआ है। वो मूर्ख है जो कहता है कि हमारे समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं हुआ है। जो स्मृतियां हैं वो हमारे केवल मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति है, पारसर स्मृति है, नारद स्मृति है, हरित की स्मृति है। तो वो स्मृतियां सामाजिक अनुशासन है, सोशल लॉज है। तो ये उपनिषद, ये रामायण और महाभारत को तो कहा गया है कि भारतीय साहित्य का उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य उसको कहते हैं जहां से सामग्री ग्रहण की जाती साहित्य के लिए। जैसे आप कालिदास को पढ़ेंगे तो उसमें भी महाभारत मिलेगा। जैसे आप भास के नाटक पढ़ेंगे तो महाभारत मिलेगा। तुलसीदास, आप नरेश मेहता को पढ़ेंगे तो महाभारत। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है वो महाभारत से लिया गया प्रसंग है। तो महाभारत पूरे भारतीय साहित्य का उपजीव्य ग्रंथ है, स्रोत ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है। तो इसलिए केवल हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, घर में झगड़ा होता है, हो जाता है, महाभारत हो जाती है, या हमको उन ग्रंथों से विरत करने का एक प्रयास, एक कुचक्र है। हमें अपने उन ग्रंथों को जरूर खोजना चाहिए। एक सुशील पंडित को बराबर आप लोग मीडिया में सुनते होंगे, मीडिया में काफी बड़े नाम है सुशील पंडित। उन्होंने ये बात कही थी
अपने बहुत सारे भाषणों में कि मैंने, वो इकोनॉमिक्स के पंडित थे, पत्रकारिता के एनयू से उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने कहा हमने अपना जीवन व्यर्थ गवाया। हमको लगा कि मैंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को क्यों नहीं जाना। तो और कश्मीर हमारी सभ्यता और संस्कृति का उद्गम रहा है। वहीं बड़े बड़े काव्य शास्त्री और इतिहासकार हुए हैं वहां। तो यह है कि हम अपने इतिहास को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और उसी इस जो हमारी जो ये ग्रंथ है वो इतिहास ग्रंथ है, चाहे पुराण हो, चाहे वो प्रचलित अर्थों में नहीं, जिस अर्थ में पश्चिम की कारण और भी है हमारी समस्या कि हम सारा कुछ पश्चिम की दृष्टि से पढ़ते हैं, उसी से मूल्यांकन करते हैं। हमको अपनी दृष्टि विकसित करनी होगी। कुछ लोगों ने किया है, जैसे काशी प्रसाद जायसवाल एक पटना के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदू पॉलिटी पर एक पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने इस दिशा में काम किया। इस दिशा में स्वामी विवेकानंद ने हमारा मार्गदर्शन किया है, महर्षि अरविंद ने मार्गदर्शन किया है। तो इस दिशा में बहुत सारे लोगों काम को आगे बढ़ा करके हम अपने देश का भविष्य और उज्जवल बना सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने हमें पहले ही बताया अभी कि आपको भारतीय संस्कृति की और जो हमारे जो उपनिषद हैं, जो भी हमारे वेद हैं, उनका अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें अध्ययन करके ही आप अपनी रचनाओं में उससे सम्मिलित भी करते हैं। तो सर, मैं आपकी कुछ प्रकाशित रचनाओं के बारे में जानना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी प्रकाशित रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? मैंने कुछ संस्मरण भी लिखे हैं, छिटपुट रेखा चित्र भी लिखे हैं मैंने, कविताएं भी कुछ लिखी हैं मैंने। वो कविताएं भी तत्काल मुझे याद नहीं, सुना देता आपको, क्योंकि वो तुकांत कविताएं हैं। कुछ लंबी कविताएं भी मैंने लिखी हैं, पर मेरा ज्यादा लेखन आलोचनात्मक है। चाहे वो संपादित ग्रंथ हो तो भी वो आलोचना से संबंधित है, और मेरे जो मौलिक ग्रंथ हैं वो भी आलोचना से संबंधित है। बहुत सारे आलोचनात्मक निबंध मैंने समय समय पर लिखे थे, उनका संकलन है। जैसे हिंदी साहित्य विविध परिदृश्य मेरी एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारे निबंध को संकलित किया गया है जो आलोचनात्मक निबंध हैं। फिर मेरी दूसरी पुस्तक है राष्ट्रीय अस्मिता और हिंदी साहित्य। तीसरी पुस्तक मेरी है वैचारिक स्वराज और हिंदी साहित्य। चौथी पुस्तक है हिंदी साहित्य विविध आयाम। और अभी मेरी पुस्तक 1 साल पहले आई है, हिंदी साहित्य सृष्टि और दृष्टि। ये मेरे ये मौलिक ग्रंथ हैं। फिर मैंने बहुत सारे, कल्याण में रहते हुए कल्याण का जब शोध में कर रहा था तो बहुत सारी सामग्री मुझको मिली, बहुत सारे पोद्दार जी को लिखे गए पत्र मिले, तो उसको संकलित करके मैंने उसको प्रकाशित कराया है। तो एक पुस्तक है, वो संपादित है, जिसमें भाई जी की संस्कृति और धर्म, राजनीति और सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो उनकी संपादकीय टिप्पणियां है उसका संकलन है। उसका नाम है संस्कृति का कल्पतरु कल्याण। और दूसरी पुस्तक है जिसमें पोद्दार जी के सारे साहित्यकारों से, राजनीतिज्ञों से पत्र व्यवहार हुए हैं। उन पत्रों का एक संकलन है, 350 पत्रों का संकलन है, संस्कृति संवाद नाम से। एक 2003 में प्रकाशित हुई, दूसरी 2015 में प्रकाशित हुई। फिर मैंने विभिन्न रचनाकारों पर पुस्तक लिखी है, केंद्रित किया है, वो भी संपादित है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत पर मेरी एक पुस्तक है। मेरी पुस्तक एक रामचंद्र शुक्ल पर भी अलग से है। निर्मल वर्मा का रचना संसार मेरी एक और किताब है, जिसमें निर्मल वर्मा के साहित्य का विश्लेषण है। फिर मेरी पुस्तक है अज्ञेय पर संपादित, अज्ञेय सृजन के विविध आयाम। तो ये मेरी कुछ किताबें हैं। फिर मैंने जो यहाँ मैं गोरखनाथ मंदिर से भी मैं जुड़ा मेरा 20 वर्षों से है। तो क्योंकि गोरखपुर में मेरी दूसरी नियुक्ति हुई थी दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में, वो बहुत दिन तक रही नहीं, फिर मैं विश्वविद्यालय में आ गया। तो गोरखनाथ के जो महंत थे, महंत अवैधनाथ, आप जानते हैं नाथ पंथ का भी बड़ा गहरा हमारे देश पर रहा है, हमारे देश के साहित्य पर। ये जो जितने संत कवि कहे जाते हैं, जैसे कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं, रैदास हैं, नानक हैं, दादू हैं, इन सब पर नाथ पंथ का बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। तो उस नाथ पंथ का एक प्रमुख केंद्र है गोरखनाथ मंदिर।
तो इनके महंत है अवैधनाथ, तो वो महंत अवैधनाथ राजनीति से भी जुड़े थे, लोकसभा के वो विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे, बाद में सदस्यता अपनी छोड़ दी और उनके जो वर्तमान में अभी गोरक्षपीठाधीश्वर है महंत योगी आदित्यनाथ जी, तो वो लोकसभा से फिर चुने गए, फिर अभी विधानसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री भी हैं, 2 बार से दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं। तो 2012 में महंत अवैधनाथ के अभिनंदन ग्रंथ के प्रकाशन की योजना बनी, 3 खंडों में, वो करीब 2200 पेज का है। तो 3 वर्ष मैंने उसमें परिश्रम किया और 2015 में वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसका लोकार्पण माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था। मैं भी था वहां मंच पर। फिर महंत अवैधनाथ जी का निधन हुआ तो उनकी स्मृति में भी एक ग्रंथ निकला जिसका संपादन मैंने किया था। उसका लोकार्पण नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था, जो उसमें प्रधानमंत्री हो गए थे। तो उस समय भी मैं उस मंच पर था मोदी जी के साथ, मेरी तस्वीर भी है मोदी जी के साथ और आडवाणी जी के साथ भी। तो ये ग्रंथों का भी मैंने संपादन किया है, 2 ग्रंथों का। ये मेरी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। वैसे छिटपुट रचनाएं और भी हैं, कविताएं भी छिटपुट हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, पर मेरी कविताएं ज्यादातर विचार परक हैं, सभ्यता संस्कृति विमर्श से संबद्ध है। तो ये मेरी कविताएं हैं। कुछ संस्मरण भी मैंने, मेरा विष्णुकांत जी को भी एक बार मैंने आमंत्रित किया था, जो उसमें राज्यपाल थे, सुमित्रानंद पंत पर जो पुस्तक निकली थी उसका लोकार्पण उन्होंने किया था, तो उन पर भी मेरा संस्मरण है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पर भी मेरा संस्मरण है। अपने गुरु डॉक्टर भूदेव प्रसाद सिंह पर भी मैंने संस्मरण लिखा है। संस्मरण का रचनात्मक साहित्य भी है, कुछ ललित निबंध भी मेरे प्रकाशित हैं, पर वो कम है, ज्यादातर काम मेरा आलोचनात्मक साहित्य से संबंध है। सर इधर मैंने राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत चीजों पर विचार किया है, तो आजकल मैं राजेंद्र प्रसाद जी के साहित्य का अध्ययन कर रहा हूँ, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। बहुत अच्छा सर। अब हमारे भावी आकांक्षी लेखकों को आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? हमारे समाज के वैसे व्यक्ति जो लेखक बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा? साहित्य करता क्या है? साहित्य हम जो विभिन्न परिस्थिति है, विभिन्न घटना है, इन सबों का बड़ी गहराई से निरीक्षण करता है और उससे अपने भीतर उसको पकाता है, मन के भीतर, और उसके बाद भाषा के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करता है। तो मैं केवल भावी जो हमारे नवयुवक लेखक हैं, जो रचना की दुनिया में आना चाहते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो समाज के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें, और जो अपना देश है उसकी जड़ों से जुड़े। अपने देश को जानना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी चीजें नहीं, जैसे मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। देखिए, हमारे यहाँ पहले से नियम क्या था जमाने से कि कोई अतिथि आता था तो उसको हम ताजमहल की प्रतिकृति भेंट करते थे। जैसे मानो ताजमहल के अलावा हमारे पास दिखाने को कुछ था ही नहीं। आप दक्षिण के मंदिर देखिए, कितने कलात्मक, और ताजमहल से उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं वो। आप अगर अजंता और एलोरा को देखें तो कितने महत्वपूर्ण है, हमारे कितने महत्वपूर्ण है। तो मोदी जी ने एक काम किया, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पहला काम किया, जो कोई विदेशी अतिथि होगा तो उनको हम उस देश की भाषा में गीता की भेंट करेंगे। गीता केवल इस देश का ग्रंथ नहीं है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है। और केवल वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो मनोविज्ञान का ग्रंथ है, वो शिक्षा का ग्रंथ है, वो संस्कृति का ग्रंथ है, वो हमारे व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करने वाला है। अब देखिए, बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से वो चीजों पर विचार करते हैं। जब अर्जुन से संवाद होता है, जो गीता का दूसरा अध्याय है, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एक आप देखेंगे संदर्भ है कि मनुष्य जो विषय का चिंतन करते करते किस तरह से उसकी बुद्धि नष्ट होती है। तो ये श्लोक है, उसका करने का यहाँ अवसर नहीं है, पर है कि ध्यायतो विषयानुपुंसः। देखिए कितना सिमेट्रिक है और कितना साइंटिफिक अंग्रेजी में कहते हैं इसका। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः
कामात् क्रोधो जायते, आद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कैसे मनुष्य चंगुल में पड़ते ही कैसे काम हो जाता है। लोग, काम का मतलब यहाँ एक संकुचित अर्थ में नहीं लेना है। सारे विषय जो हमारे संदर्भ में धन है, संपदा है, यश है, लोग, इसका भी सारा अर्थ है उसमें। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य नष्ट होता है। अब ये कितना साइंटिफिक विश्लेषण है। तो गीता हमारा एक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है हिंदुओं का, एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी है, एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, तर्क पर आधारित है। वो हमारे आचरण को नियंत्रित करता है। जैसे कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। यानी हमारे 3 वृत्तियां कही गई ने, जो सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक वृत्ति वाला जो मनुष्य होता है वो निरंतर ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है। वो वृत्तियां उसके पवित्र, शुद्ध होती, परिष्कृत होती जाती है। और जो निम्न वृत्ति वाला होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो गीता में इस प्रकार से कही गई हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण। तो मैं तो यही कहूंगा कि रचनाकारों से यही निवेदन करूंगा कि वे सात्विक वृत्ति संपन्न हो और सकारात्मक दिशा देने वाली रचना लिखें। रचना मनोरंजन के लिए नहीं। हम जैसे आपने कहानी पढ़ी थी पंच परमेश्वर, प्रेमचंद के पहले कहानियां मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, प्रेमचंद ने आकर के उसका सोद्देश्य बना दिया। तो सामाजिक जो सोद्देश्यता है हमारी रचना धर्मिता का एक उद्देश्य। दूसरा है तो हमारे मन को परिष्कृत, हम हमारे मन को विस्तार दे, हमारे हृदय को विस्तार दे। ऐसी रचना जो है दीर्घकालिक होती है। जी सर, आपसे बात करके ये पता चला कि मैं हिंदी, जीवन हिंदी, भाषा हिंदी, आशा हिंदी, माटी हिंदी, जाति हिंदी, ये दमकती बन जाए भारत माता की बिंदी। आपने इतना अच्छा हिंदी को जिया है कि हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंत में आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि ग्लोबल माहौरी संवाद में आप जो हमारे साथ जुड़े, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इस मंच से आप हमको क्या सलाह देना चाहेंगे? आप देखिए कि हाई स्कूल करने के बाद अपने समाज से थोड़ा मैं अलग हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में था वहाँ माहौरी समाज नहीं है। वैश्य समाज है पर माहौरी समाज नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि वैश्य समाज में एक बार बरेली गया था पीएचडी का वाइवा लेने के लिए, मौकी लेने, परीक्षा लेने। वहाँ एक वैश्य परिवार में ही दोपहर का मेरा भोजन था। तो वो लोग महाजन लिखते थे, अपनी टाइटल महाजन लिखते थे। मैंने उनसे पूछा बात, उन्होंने कहा कि हम लोग माथुर वैश्य हैं। तो हमने कहा भाई हम लोग भी माथुर वैश्य हैं, मथुरा के निवासी हैं, मूल हमारा मथुरा है। हमने कहा आप किस देवी की पूजा करते हैं? तो उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग तो मथुरासिनी देवी की पूजा करते हैं। तो मुझे बड़ी पसंद था। मैंने कहा हम लोग भी मथुरासिनी देवी की पूजा करते हैं। तो हुआ क्या कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है माहौरी समाज से थोड़ा हम लोग अलग हो गए। और हम लोगों का मूल क्षेत्र केवल बिहार और झारखंड और बिहार से ही लोग उड़ीसा में गए या बंगाल में गए। हाँ, धन्यवाद सर। आपकी बात आवाज कट रही है। हम आपसे जुड़े, आपने अपना अनुभव हमें साझा किया, हमारा संबल बढ़ाया, अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप ग्लोबल माहौरी संवाद में अपना कीमती समय दिए। मानसी, अब तो हमारे साथ दूसरे सदस्य के जुड़ने की बारी है और हम बहुत उत्साहित हैं उनसे मिलने के लिए। मुझे आशा है हमारे समाज के लोग भी बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। एक हमने साहित्यिक जर्नी कर ली, अब हम राजनीतिक जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारी दूसरी अतिथि हैं पुनीता वैश्यक्यार। इनका परिचय करवाने में हम विशेष उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ माहौरी समाज की एक ऐसी समाज सेवी बहू ने राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते हुए ये संदेश दे दिया है कि हमारे समाज में बेटी हो या बहू, किसी की भी हौसले कम नहीं है। इस ग्राम पंचायत की मुखिया बहू पर सारा समाज और गौरवान्वित है। उनके पति अमरेश जी ने अपनी पत्नी का साथ निभाकर ये सिद्ध कर दिया है कि माहौरी समाज महिलाओं के सम्मान, बराबरी के स्थान का हमेशा पक्ष धर रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपने दूसरे अतिथि से जुड़ने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में उनसे हम अपने इस वार्ता को जारी रखेंगे। धन्यवाद।
प्रणाम, नमस्कार। पुनीता जी, आपको नमस्कार। नमस्कार मैम। हिमांशी, तुम प्रश्न कर सकती हो सर पुनीता जी से। नमस्कार मैम, बहुत ही स्वागत है आपका ग्लोबल माहौरी संवाद में। अब हमारी आवाज आपको क्लियर आ रही है? एक मिनट। हाँ मैम, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल माहौरी संवाद में। मैं पुनीता कसकिया आप ग्लोबल माहौरी संवाद में से जुड़े सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। मानसी नानी एवं बहुत बहुत सरिता धन्यवाद चंद्र जी मैम। को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम, नमस्कार मैडम। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे समाज में महिलाएं जो है, ऐसा तो नहीं है कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि अगर हम दूसरे समाज से कंपेयर करें तो हमारे समाज में यह काफी अच्छी स्थिति है कि हमारे समाज में महिला और पुरुष दोनों को एक लेवल से और एक दृष्टि से देखा जाता है। पर फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिला होते हुए भी आपने इतना इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और अपने नाम से एक पहचान बनाई है, बट अगर आप अपने नाम से अलग हटकर मुखिया बहू का संबोधन आपको सुनना कैसा लगता है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम आपको क्लियर? एक मिनट। हाँ, आ रही है। क्या मैं सवाल रिपीट करूं मैम, या आपने सुना मेरी सवाल? नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, मैं क्या हमारा पूरा जो हमारा मोहरी समाज है, हमारे पूरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मुखिया बहू का संबोधन आपको सुनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको हेलो, हाँ, हमको बहुत बहुत अच्छा लगता सुनना। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये संबोधन जो आपको अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से, मित्रों से मिलता होगा, तो निश्चय आपको बहुत गर्व होता होगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप जी इतनी सशक्त बनी हैं और एक सशक्तिकरण की मिसाल हैं, क्या आप इसके लिए किसको अपनी प्रेरणा मानती हैं? एक बार क्वेश्चन और रिपीट कीजिए। आप इतनी सशक्त बनकर उभर कर सामने आई हैं, तो आप अपनी सशक्तिकरण का की प्रेरणा किसको मानती हैं? प्रेरक मैं अपने पति अमरीश कुमार को मानती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। वैसे तो हमारे समाज में महिला कभी भी दबी और असहाय नहीं थी, फिर भी आप महिला संबल के लिए कौन-कौन से प्रयास करना चाहेंगी? एक बार पापा बुला के पापा। हिमांशी, एक बार तुम प्रश्न कर लो, शायद उनको आवाज नहीं जा रही मेरी। मुझे लगता है उनके साथ नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है या टेक्निकली कुछ इशू है उनके साथ। थोड़ा ग्रामीण वेट कर क्षेत्र। लेते हैं मैम के लिए। हाँ। हाँ, हेलो मैम, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिए। प्रश्न ये है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, अपनी शक्ति दिखा रही हैं, नारियों के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन आप अपने समाज की महिलाओं का संबल किस प्रकार बनना चाहेंगी? आप उनके लिए कौन-सा प्रयास करना चाहेंगी? मुझे लगता है हेलो, कुछ टेक्निकल हाँ प्रॉब्लम है। हेलो। मैं अपनी समाज की महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में आगे आए, उसके लिए हमें हर दृष्टि से प्रयास करना पड़ेगा। चिकन नहीं रखा है। आप घर-बाहर दोनों इतनी बखूबी निभा रही हैं, इसके लिए आपको कितनी अथक परिश्रम करनी होती है और आपका साथ कौन देता है?
पुनीता जी से लगता है हिमांशी हमारा संबंध ठीक से जोड़ नहीं पा रहा है। शायद पुनीता जी के साथ कुछ जुड़ नहीं पा रहा है और उनके साथ बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र है ना, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी ही, लेकिन हम अपने हताश नहीं होंगे, हम लगातार बने रहेंगे उनके साथ। हेलो। हाँ, मैंने शादी के पहले यह सोचा नहीं था कि मैंने राजनीति क्षेत्र में जा पाऊंगी। मेरी शादी के बाद यह संभावना बनी। मैं जिस पंचायत से आती हूँ वो महिला सीट था। इसमें मेरे पति ने हमें मेरा साथ दिया और मुझे मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया। वाह, तो ये बात सिद्ध हो गई कि एक पुरुष के पीछे एक महिला होती है और एक महिला के पीछे एक पुरुष साथ था, तो हम दोनों ही बराबर हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपके पति ने आपका इतना सहयोग दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ती रहें, बढ़ते रहें, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, इसमें तो हमने बहुत मेहनत किया। हर जगह, हर घर-घर गए, लोगों से बातचीत की, उसके मन को समझा, उनके काम को समझा, उनकी ज़रूरतों को समझा। इस तरह हमने उन लोगों के मन में अपनी जगह बनाई और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। आपका एक वर्तमान और क्वेश्चन मैं आपका करना भविष्य चाहती हूँ दोनों। मैम। जैसा कि हम सभी सोचते हैं कि हम लोग बचपन में ये एक सपना देखते हैं कि हमें बड़े होकर ऐसा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो क्या आपने बचपन में ही यह सपना देखा था कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगी, या आपके विवाह के बाद या विवाह से पहले कोई ऐसी घटना जिसने जिसने आपको प्रेरित किया राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए? ऐसी बात नहीं, मैंने बचपन में सोचा था तो मैं सामाजिक सेवा करूँगी, पर मुझे यह मौका अपनी शादी के बाद मिला। जब मैं शादी के बाद यहाँ पर आई तो मेरे पति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में बहुत ही कड़ी मेहनत करते थे। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली और उन्हीं के कारण ही मैं मुखिया बनी। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने मुखिया बनने का सारा श्रेय अपने पति को देना चाहती हैं। हाँ, मैंने उनके साथ मिलकर मेहनत तो किया, लेकिन वो 20-25 वर्षों से इसमें लगे हुए थे। पुनीता जी, आपकी कार्य पद्धति क्या है? आप किस योजना, ग्राम के लिए क्या करती हैं? कैसी सेवा योजना बनाती हैं? किस तरह से काम करती हैं? इनके विषय में हमें कुछ बताइए ताकि हम आपके काम की पद्धति को समझ सकें। ग्राम पंचायत में हम लोग का ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का बहुत महत्व होता है, जिसका अध्यक्ष मुखिया होता है। सरकार द्वारा पंचायतों को राशि मुहैया कराई जाती है, जिसमें गांव का विकास करना होता है। पंचायत के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं होती है, जिसमें जैसे आवास बनवाना, स्वच्छता, पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाना, तालाब, पोखर, आहर, पईन, इस सब की सफाई करवाना तथा उसको खुदवाना, वो सब मुखिया के जिम्मे होता है। जिसमें 15 वार्ड सदस्य होते हैं और 5 सरकारी कर्मी होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, और गांव के लोगों का भी हमें भरपूर सहयोग मिलता है। हम लोग ऐसा सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है, काम नहीं होता और गलत बिल बनाए जाते हैं। इन सब पर आप कैसे नजर रखती हैं? ये सब पे हम खुद नजर रखते हैं। हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं तथा उनकी बातों को समझते हैं, और उनकी हर जरूरत जो वैसा काम है, नाली गली जो नहीं बन पा रहा है, वो सब हम जाके खुद देखते हैं और उसको वहां वे काम करवाते हैं। इस तरह लोगों का विश्वास भी हम पे बनता है। जी हाँ, इस क्षेत्र मैम, में तो विश्वास जीतना। पूरे समाज की तरफ से मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं और एक मुखिया भी हैं। तो जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे समाज में दहेज जैसी कुप्रथा
जो है वो बढ़ते चली आ रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सुन पा रही हैं मैम आप? हाँ, हेलो हेलो। जी जी बोलिए। दहेज प्रथा तो किसी भी समाज के लिए कुरीति है। यह तो हर बिल्कुल हाल में बिल्कुल। खत्म होना ही चाहिए। मैंने अपने पहले ग्राम सभा में इसे पारित भी किया था और दहेज के प्रचार प्रसार न लेने के लिए मैंने लोगों से अपील भी की थी। ऐसे तो हमारी शादी भी बिना दहेज के हुई है। बहुत बधाई मैम, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई हो। और आपके ससुराल के सारे परिवार के लिए मेरे तरफ से बिल्कुल दिल से नमस्कार है कि जिन्होंने दहेज प्रथा का विरोध करते हुए बिना दहेज के इस विवाह को संपन्न किया है। हार्दिक शुभकामनाएं आपको कि आपको ऐसा ससुराल मिला है मैम। प्रशासन की एकदम अंतिम कड़ी हैं आप, या कहिए कि प्रथम कड़ी हैं। वैसे अगर ये समझा जाए कि इस कड़ी को अगर मजबूत किया जाए तो हमारा देश का शासन बहुत सशक्त होगा। तो इस कड़ी को मजबूत करने के लिए आप किस प्रकार का प्रावधान चाहती हैं या सुधार चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमें जिस जो पद पे लाया गया है उसमें पूर्ण रूपेण हम लोग को सहभागी बनाया जाए। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जिसमें हम लोग को सरकार के अधीन काम करना पड़ता है। बहुत सारे काम हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाते। वो सब हमको खुली छूट हो और हम लोग अच्छा से सही मार्गदर्शन से काम कर सकें। पुनीता जी, आपसे मिलकर हमें ऐसा लगा कि जहाँ चाह वहाँ राह, कोई रास्ता किसी का बंद नहीं होता। परंतु आप ये बताएं हमें कि आप घर बाहर बच्चों को, परिवार को देखकर ये काम करने में अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस करती हैं? हाँ, हेलो पुनीता जी, हेलो। हाँ आप पुनीता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप घर बाहर दोनों करके अपने बच्चों, अपने परिवारों को देखकर आप अपने काम में कितना संतुष्ट हो पाती हैं? मैं अपने काम में पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं सभी लोगों का विश्वास जीतकर इसमें आई हूँ। और मैं यह मैं मुखिया बनी हूँ, मुझे बहुत कम समय हुआ है। आगे भी जो संभव प्रयास हो सकेगा मैं अपने गांव, अपने पंचायत और अपने समाज के लिए करूंगी। बहुत ही साधुवाद आपको, बहुत शुभकामना। समाज की आप मिसाल हैं। हमारी अन्य महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहें तो आप उनके लिए क्या मार्गदर्शन देंगी? हेलो। अगर मेरे समाज की अन्य महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहें तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी? राजनीतिक क्षेत्र में आने के सबसे पहले सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी होगी। जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती है उन्हें एक एरिया का चुनाव कर उसमें कार्य करना होगा। ऐसे मुझे विवेकानंद द्वारा कही गई दो बातें जो मैं विशेष रूप से मानती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे तो सही है कि जितना संघर्ष होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। दूसरी बात, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कितनी हेलो। अच्छी बात आपने कही, कितनी अच्छी बात कही आपने कि जब तक हम जीते हैं तब तक हम सीखते हैं। तो आप आगे के लिए कौन सी सीख लेना चाह रही हैं कि आपका राजनीतिक भविष्य और उज्जवल हो? हम सही और सच्चे मार्ग पे चलकर लोगों के विश्वास को जीतकर आगे बढ़ना चाहेंगे। इसमें हमारा समाज भी हमें पूर्ण रूप से साथ दे। हमारी महिलाएं जो इस लाइन में आगे आना चाहती है उनको भी आगे लाएं और वो सब मिलके हमारा साथ दे ताकि हम आगे भी राजनीतिक क्षेत्र में जा सके। हिमांशी, आपका मैम, कोई प्रश्न तो हाँ एक पूछिए। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि एक मुखिया के तौर पर आप खुद को कितना सफल मानती हैं?
हेलो, मैं अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफल करके ही अपने आप को सफल मानती हूँ। ये पहले लोगों पे विश्वास दिलाना होगा कि मैं सही कार्य को कर रही हूँ, तभी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सफल मान सकती हूँ। मैम, जैसे कि आपने अभी-अभी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही की है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस करियर में अब और आगे जाना चाहेंगी? ग्राम पंचायत से निकल कर और आगे बढ़ना चाहेंगी? हाँ, एकदम जाना चाहूँगी। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आगे जाना चाहूँगी। ये क्षेत्र अच्छा है और सही भी है। अगर इससे अपना समाज भी आगे बढ़ेगा, अपने समाज में हर महिला का नाम भी होगा। जैसे कि मैम, आपसे तो काफ़ी हमारे समाज की काफ़ी महिलाएँ प्रेरणा ले रही हैं, उनके लिए आप प्रेरणा हैं। पर पर्सनली तौर पे मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ मैम कि आपके बच्चे आपसे कितना प्रेरित हैं? अभी मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, वो भी अभी छोटे, वो लोग भी सही मार्ग पे ही हैं और अच्छी-अच्छी बातों की जानकारी भी उन्हें हम देते हैं। मैम, क्योंकि आप एक मुखिया के पद पर पदस्थापित हैं, तो आप अपने राजनीतिक और अपने गृहिणी दोनों धर्म में बखूबी अपनी भूमिका कैसे निभाती हैं? कभी ऐसा आपके सामने सिचुएशन रहा हो कि आपको घर पे भी रहना ज़रूरी हो और लोगों के पास भी जाना ज़रूरी हो, तो आप इस तरह के सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करती हैं? मैं घर के कार्य को करके, सही ढंग से करके, रख के तब जाती हूँ। मेरे बच्चे भी आते हैं स्कूल से, वो अपना काम खुद कर लेते हैं और मैं आराम से जा सकती हूँ। मैम, कहते हैं सपनों का कभी अंत नहीं होता। आपने वैसे ही बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, पर आपका कोई ऐसा सपना जो आप हमें बताना चाहें कि मुखिया बनने के अलावा आप उसे पूरा करना चाहती हैं? मेरा सपना तो राजनीतिक था, समाज की सेवा था, लेकिन और जब मिल चुका है तो हम इसी में आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैम, जैसा कि आपने हमें अपनी हॉबीज में बताया कि आपको सोशल एक्टिविटीज करना शुरू से ही बहुत पसंद है, तो आप मुझे कोई ऐसा सोशल एक्टिविटी बताएं जो आपने मुखिया के पद पर रहने से पहले किया हो। हाँ, लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है कि लोग बहुत सारी सरकारी कागजों को पढ़ नहीं पाते हैं। वो सब हमारे पास लाते थे, हम उनको जो गृहिणी है, महिला है, उन लोग को वो हम सब चीज बताते थे कि वो किस तरह का कागज है, वो लोन का है, क्या है, उसको कैसे करना है या भरना है, ये सब। और मैम, इस ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर महिलाओं की शिक्षा पे उतना जोर नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं कि हमारा ये मानना है कि अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप एक समाज को शिक्षित कर रहे हैं। तो मैम, इस विषय में आप ऐसा कोई घटना शेयर करना चाहेंगे जब आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आया हो, या ऐसे आपके 6 साल के कार्यकाल में ऐसा हुआ हो कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो? ऐसा तो गांव में होता है कि महिलाओं को इस शिक्षा के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं किया जाता है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं महिलाओं को ये सब बता रही हूँ कि हम लोग को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। किसी भी कागज या किसी भी चीज को पढ़ के उस पे साइन करना, ये बहुत जरूरी, हम इस क्षेत्र में महिलाओं को बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी हुई? आपका परिवार का वातावरण कैसा था? हेलो। हाँ, हेलो। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी हुई और आपका परिवार का वातावरण कैसा था? मेरा शिक्षा के जन्म हाँ। मेरा जन्म झुमरी तिलिया झारखंड में हुआ है। हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं। हम जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी। हम हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और बीए की तक की पढ़ाई कंप्लीट की। इसमें हमारी माताजी का भी बहुत योगदान रहा है। हमारी बहनें भी बहुत साथ दिया करती थी और हमारे बड़े भाई पिता समान ही हमारे सभी कार्य को किया करते थे।
इसका मतलब ये हुआ कि आपका परिवार बहुत ही संवेदनशील और बहुत मेहनती था। शायद यही लक्ष्य आपके जीवन का उद्देश्य बन गया। जी। मानसी, प्रश्न है कोई? पुनीता जी, ये बताइए कि वैसे तो राजनीति को हम अच्छा नहीं मानते, हमेशा ये मानते हैं कि राजनीति बहुत दूषित होती है, गंदी होती है। वैसे में आपका जो लक्ष्य है कि राजनीति में और आगे बढ़ने का, अपने आप को कैसे कलंकित होने से बचाएंगे आप? देखिए, ये सब तो कहा गया है कि ये राजनीति अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसमें आकर और अपने को स्वच्छ रखकर, स्वच्छ वातावरण में ढलकर अगर काम किया जाए तो राजनीति भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। जी हाँ, ये बात सच है कि इसमें सेवा भी होती है और देश की प्रगति भी होती है। लेकिन बहुत लोग भयभीत होते हैं। जैसे मैं अपने विषय में ही बताऊँ, मैंने राजनीति शास्त्र लेकर पढ़ा, लेकिन राजनीति में जाने से बहुत डरती थी। लेकिन आपका हौसला देखकर बहुत हौसला बुलंद हुआ, बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके ऐसा महसूस हुआ कि हम अपने मन से जीते हैं, अपनी ताकत से जीते हैं। हमें अगर सही रास्ता मिल जाए, तो हमें कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। मानसी, तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? बिल्कुल मैम। सॉरी, मेरे साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, हाँ, आज एक मैम मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। वैसे तो आप मैम ग्राम मुखिया है ही, और घर का मुखिया तो जैसे हम लोग मानते हैं कि हमेशा से एक पुरुष होता है, तो आपके घर में मुखिया के तौर पे आपकी क्या प्रधानता है? मेरी फैमिली में ज्यादा मेंबर नहीं है। मेरी सास है, मेरी सासू माँ है, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे और हम हैं। मेरी दो ननद है जिसकी शादी हो चुकी है। हम लोग के परिवार में प्रेम बना हुआ है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे किसी को किसी बात की दिक्कत हो। हम लोग सभी बहुत काम अच्छा, मिलजुल के आपस में सहयोग से करते हैं। बहुत अच्छा मैम। एक बात बताइए कि आप तो समाज का सुधार कर रही हैं, ग्रामीण सुधार भी कर रही हैं। अगर मावड़ी समाज में कुछ सुधार की आशा हो, तो क्या-सा सुधार करना चाहेंगी? अपने समाज में जो महिलाएं पीछे है उसको मैं आगे लाना चाहूंगी। जो बच्चियां पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रही है, उसे मैं सामने लाऊंगी और बोलूंगी कि अपने समाज को कि उन्हें पढ़ाई के लिए अग्रसित करे तथा उनको उनकी सहयोग राशि दे ताकि वो पढ़ पाए। एक मैम मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे कभी आप कहीं घूमने जाना हो आपको आपके परिवार के साथ, और आपके जो हस्बैंड है वो समय पर अगर नहीं आते, तो क्या ये मुखिया वाला रौब जो है आप उनपे भी दिखाती है क्या? हम बताए ना कि हम लोग सभी काम सहयोग से करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ कारण से ही नहीं आएंगे, ये भी हमको पता है। तो ऐसा हम लोग में नहीं होता बहुत है। बहुत अच्छी बात है मैम कि आप लोगों के बीच का जो सामंजस्य इतना अच्छा है, और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप लोग समझते हैं कि अगर किसी को आने में देर हुई है तो किसी कारण से ही हुई होगी। अच्छा लगा ये जानकर मुझे। सरिता मैम, और कोई क्वेश्चन करना है आपको मैम से? अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी युवा पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए कि पति और पत्नी में किस प्रकार का सहयोग होता है, तभी कर्म क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ता है। पुनीता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपकी सेवा प्रार्थी रहेंगे और आशा करेंगे कि आप राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ती जाएँ और देश की सेवा करती जाएँ। जय हिंद, जय मथुरास्नी देवी। हेलो। जय मां मधुराशिनी। जय मथुरास्नी देवी। जय हिंद। साथ में मैं कुछ और बोलना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल हेलो। मैम, बोलिए। ग्लोबल माहौल संवाद अपनों को जानने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए। साथ ही मैं प्रमोद भदानी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समाज को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जय हिंद, जय मद्रासी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
तो सभी दर्शकों को हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय ग्लोबल मोहरी संवाद में दिया और लगातार हमसे जुड़े रहे। तो हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है ये देख कर कि काफ़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और सरिता मैम आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा साथ दिया इस शो को होस्ट करने के लिए। ग्लोबल मावरी संवाद को बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने को पहचानने का बिल्कुल। इतना अच्छा मंच, इतनी अच्छी प्रस्तुति और इतना सहयोग सबका कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अवश्य हमारे समाज का जो एक तरफापन था, लोग बिखरे थे, वो अब नहीं रहेंगे, अब ज़रूर जोड़ेंगे। तुमको भी बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। एक-एक कड़ी करके हम सारी कड़ियों को जोड़ ही लेंगे। तो दर्शकों बिल्कुल ये अल्प विराम है, ये लास्ट नहीं है। मिलते हैं अगले महीने के 4th संडे को नए दोस्त, नए होस्ट के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद। जय माँ मथुरासनी।